नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करता हूँ कि खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात कर चुके थे कालीबंगा सभ्यता क्या थी, उनकी स्थिति कैसे रही, वो लोग कैसे रहा होंगे। उसके बाद में बैराट सभ्यता की हमने अच्छी तरह से बात की थी। आज बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत आहड़ सभ्यता के बारे में कि आहड़ सभ्यता क्या है, इनकी स्थिति कैसी रही होगी, खोज किसने की थी, ये आहड़ सभ्यता कहाँ थी, कहाँ से पनपी थी, कौन कौन सी इस सभ्यता ने अपने धातु कर्मों में क्या कैसा कर्म किया होगा, ये लोग कैसे अपना व्यापार किया होंगे। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटा सा अपना लेक्चर होगा। अगर पसंद आए तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अंतिम समय तक बने रहिए। दोस्तों स्थिति देखें सबसे पहले कि ये जो आहड़ सभ्यता है कहाँ है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में ये सभ्यता विकसित हुई। दोस्तों नदी की बात करें, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे, साथ साथ में कॉफी पेन रखो और जो इम्पोर्टेंट जो बातें मैं जहाँ से बता रहा हूँ क्वेश्चन मार्क करूँ, वहाँ से इम्पोर्टेंट बातों को अपने नोट्स में ऐड कर लेना। दोस्तों नदी की बात करें तो बेड़च या आयड़ नदी, कौन सी, बेड़च या आयड़ नदी, बेड़च या आयड़ नदी जो किसकी है, बनास नदी की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। दोस्तों खोज की बात करें कि खोज किसने की थी, इस सभ्यता की को किसी भी सब इसकी नहीं, किसी भी सभ्यता की खोज करता जरूर मिलेगा आपको। जैसा कि कालीबंगा में एक घोष था, बैराट में आरसी था, उसी प्रकार से आरडी था, लेकिन इसमें आरसी दत्त आएगा। एक तो कौन आएगा, सबसे पहले बात अगर क्रम से बात किया जाए तो 3 लोगों के नाम आते हैं यहाँ से। नंबर 1 अक्षय कीर्ति व्यास, कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास। 1 नंबर पे खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। एक सर कब की थी तो 1953 में। कब की, 1953 में की थी। 2 नंबर पे बात करें, यानी कि बी नंबर पे बात करूं मैं तो आरसी दत्त अग्रवाल, कौन है, आरसी अग्रवाल। पूरा नाम अगर देखा जाए तो रमेश चंद्र अग्रवाल। क्या नाम है, पूरा नाम रमेश चंद्र अग्रवाल। खोज कब की थी इन्होंने, 1956 में। 3 नंबर पे नाम करें, यानी कि सी नंबर पे देखा जाए तो कौन है, एच डी सांखलिया। कौन है, एच डी सांखलिया था। दोस्तों एच डी सांखलिया ने खोज की थी 1961 में। तो आहड़ सभ्यता की खोज के बारे में अगर क्रम से पूछा जाए तो 1953, 1956, 1961। अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी दत्त, आरसी अग्रवाल और एच डी सांखलिया। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, एच डी सांखलिया ने इस सभ्यता को क्या नामकरण दिया। एच डी सांखलिया ने इस सभ्यता को कहा, एच डी सांखलिया ने इस सभ्यता को आहड़ बनास संस्कृति नाम दिया। क्या नाम दिया, एच डी सांखलिया ने इस सभ्यता को आहड़ बनास संस्कृति नाम दिया कि आहड़ सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे जब बसी हुई थी तो दोनों को मिक्स में करके कहा कि आहड़ बनास संस्कृति है। क्या है, किसने कहा, आहड़ बनास संस्कृति, एच डी सांखलिया। एच डी सांखलिया का पूरा नाम है हंसमुख धीरज लाल सांखलिया। क्या है, हंसमुख धीरज लाल सांखलिया। आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता को, क्या प्रश्न आता है कि आहड़ सभ्यता को आहड़ बनास संस्कृति किसने नाम दिया, तो एच डी सांखलिया ने। दोस्तों हो गई इतनी बात। इसके बाद में हम अगर चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, साथ साथ अगली इनकी जो युग की बात करें, खोज की हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं युग की कि आहड़ सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी आहड़ सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता जैसे कि कांस्य युगीन सभ्यता अपने राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता थी। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। बैराट की बात की हमने तो वो लोह युगीन सभ्यता थी। आज बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, किस युग की थी तो दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यता थी। ये कौन सी युग की थी, ताम्र युग की, अर्थात ताम्र युगीन सभ्यता थी ये। दोस्तों अपनी पुरातत्ववेत्ताओं को ये कैसे मालूम लगा, अपने पुरातत्व जो वेता हैं उनको कैसे मालूम लगा कि ये सभ्यता है जो ताम्र युगीन सभ्यता है, बताओ। उनको ये पता लगा कि यहाँ से, कहाँ से, उदयपुर से बनास नदी के किनारे, आहड़ बनास के किनारे, यानी कि आहड़ या बेडस नदी जो बनास के सहायक है, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ से हमें ताम्र गलाने की भटिया मिली, यानी कि तांबा गलाने की, यहाँ से तांबा गलाने की भटिया मिली।
तांबा गलाने की जब भट्टियां मिली तो ये लोग क्या करते थे, इन भट्टियों के माध्यम से तांबा गला करके ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए, किनके लिए, जीविकोपार्जन के लिए ताम्र के बर्तन बनाते थे, तांबे के बर्तन बनाते थे। इसलिए इन लोगों को ताम्र धातु कर्मी भी कहा गया। क्या कहा गया? जब ये लोग भट्टियां मिली यहाँ से, तब पुरातत्ववेताओं ने ये अनुमान लगाया कि ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए तांबे के औजार बनाते होंगे। तब इस लोगों को, इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के लोगों को ताम्र धातु कर्मी भी कहा गया दोस्तों। अब क्या है कि इस सभ्यता के ताम्र धातु कर्मी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या है। अगर मैं इस सभ्यता के उपनामों के बारे में चर्चा करूं दोस्तों, तो इस सभ्यता के उपनाम है वो 4-5 मिलेंगे आपको। नंबर 1 पर देखा जाए, आहड़ सभ्यता। तो आप सबको पता है कि आहड़ सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आहड़ सभ्यता 1 नंबर पे। चलो दूसरे नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे आहड़ सभ्यता तो है ही है। आहड़ 2 नंबर पे बात करें दोस्तों, तो ताम्र नगरी कहा गया है इसको। क्या कहा गया? ताम्र नगरी कहा गया, क्योंकि तांबे के औजार हमें यहाँ से मिले। तांबे की ये लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए तांबे के औजार बनाते थे। 3 नंबर औद्योगिक नगरी, क्योंकि जब औजार जहाँ बनते हैं उस नगरी को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, तो ये औद्योगिक नगरी थी दोस्तों। 4 नंबर पे बात करें, स्थानीय लोगों ने इस सभ्यता को धौलकोट सभ्यता कहा। क्या कहा? धूलकोट कहा। इस सभ्यता को धूलकोट कहा, क्योंकि ये मिट्टी के एक टिल्ले में ये सभ्यता हमें देखने को मिली। 5 नंबर पे बात करें, स्थानीय लोगों ने धूलकोट कहा। बिल्कुल से इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ, कि स्थानीय लोगों ने आहड़ सभ्यता को क्या नाम दिया दोस्तों? तो धूलकोट नाम दिया था। अगर मैं बात करूं 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या थी? ताम्र नगरी होगी, आहड़ सभ्यता, औद्योगिक नगरी धूलकोट। एक आता है दोस्तों 5 नंबर पे बात करें तो आघाटपुर। क्या नाम आता है? आघाटपुर। 10वीं से 11वीं शताब्दी में, 10वीं से 11वीं शताब्दी में इस सभ्यता को नामकरण आघाटपुर पड़ा था। क्या पड़ा था? आघाटपुर पड़ा था। देखिए दोस्तों, अब लिखते जाओ, आहड़ सभ्यता के उपनाम, आहड़ तो है ही है, ताम्र नगरी, औद्योगिक नगरी, धूलकोट सभ्यता, स्थानीय लोगों ने धूलकोट नाम दिया। आघाटपुर 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसका नामकरण आघाटपुर पड़ा था दोस्तों। आगे देखो, अब क्या है, इस सभ्यता के उपनाम हो चुके हैं दोस्तों। उपनाम होने के पश्चात अब देखेंगे इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। अगर इस सभ्यता का टाइम देखें, तो टाइम की बात अगर मैं करूं कि ये सभ्यता कब से कब तक चली थी, तो 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। कितने वर्ष? 4000 वर्ष ये पुरानी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? अपनी आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है दोस्तों। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं यहाँ पर? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं दोस्तों कि ये सभ्यता, मैं लिख रहा हूँ नाम अलग से, अगर आपका नाम देकर पूछे, आपको नाम देकर के पूछे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ, इतिहास का डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि ये जो आहड़ सभ्यता थी अपनी, ये 2000 से लेकर के 1200 BC से, आधार से कुछ किताबों में यहाँ अगर सही डेट देखा जाए तो 1900 से 2000 BC तक ये सभ्यता विकसित हुई थी। 1900 से 2000 BC तक ये सभ्यता चली थी दोस्तों। तो लेकिन 4000 वर्ष पुरानी, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से लेकर के 1900 से 1200 BC तक ये सभ्यता चली थी। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व समय हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अवशेषों के बारे में कि आहड़ सभ्यता से हमें क्या क्या देखने को मिला, कि आहड़वासी जो हैं वो किस प्रकार के धातु बनाते थे, किस प्रकार के मर्द भांड बनाते थे, वो उन लोगों का रहन सहन कैसा था दोस्तों, वो कैसे रहा होंगे, उनका व्यापार कैसा था, पशुपालन था या नहीं था दोस्तों, ये देखेंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं अवशेषों में सबसे पहले मकान की बात करें। किसकी बात करें? मैं सबसे पहले बात करता हूं मकान की। अवशेषों में आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों ने अपने मकान कैसे बनाए होंगे।
आहट सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे, किस प्रकार के मकान बनाते थे। तो लिखो आहट सभ्यता के लोगों की मकान, क्या लिखोगे, मकान की अगर चर्चा करें दोस्तों तो उनका मकान कैसा था। ये बिल्कुल दिनहीन बस्ती मानी जा सकती है। तो कच्ची ईंट जो हाथ से बनाई जाती थी दोस्तों, और सूर्य तपी जिसको मैं कह सकता हूँ, कैसी तपी, सूर्य हाथ से बना करके सूर्य के ताप में उनको सुखा दिया करते थे और सुखाने के पश्चात अपने घरों में उनका उपयोग करते थे। तो कच्ची ईंटें, सूर्य तपी जिसको कहा जाता है, प्लस काले पत्थरों का ये लोग अपने काले पत्थरों को ये लोग अपने मकानों में उपयोग में लेते थे, काले पत्थरों को भी अपने मकानों में उपयोग में लेते थे। तो ये अपने जो आहड़ सभ्यता के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बनते थे, सूर्य तपी वो ईंटें हुआ करती थी, और काले पत्थरों को भी वो अपने मकानों की नींव में काले पत्थरों को लगा दिया करते थे। ये हो गए अपने मकानों के बारे में कुछ चर्चा। अब इसमें थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो ये जो मकान जो थे, अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो आहड़ सभ्यता के मकान कैसे थे। आहड़ सभ्यता के एक बार प्रश्न आया था कि ढलुआ छत के उदाहरण किस सभ्यता के मकानों का उदाहरण जो है वो ढलुआ छत का उदाहरण मिलता है। तो बिल्कुल आहड़ सभ्यता पे मिलता है। तो ये इन मकानों की ये लोग अपनी मकानों की छत जो है वो बिल्कुल ढलुआ बनाते थे, ढलुआ नुमा, यानी कि ढाल देकर के ये लोग अपनी ढलुआ नुमा आकृति के मकान बनाते थे, अर्थात ढाल देकर के ये लोग अपनी मकानों की छत को रखते थे। अभी इनकी एक बड़ी विशेषता ये निकल कर आती है कि ये लोग जो मकान बनाते थे तो उनको एक संयुक्त रूप से ये मकान बनाते थे। जैसे कि इनका एक 300 गज का, ये समझो कि ये प्लॉट है, ठीक है, ये 300 गज का इनका एक प्लॉट होता था। इसमें इनको 200 गज में मकान बनाना होता था। तो दोस्तों कि ये क्या करते थे, यहाँ एक बीम डालते, यहाँ एक बीम, यहाँ एक बीम, यहाँ एक बीम, फिर इनके ऊपर पूरे पर आरसीसी डाल देते थे। कहने का मतलब ये अपने हिसाब से कच्ची ईंटों के जो भी छत बनाते थे वो बना दिया करते थे, ठीक है। पूरे जॉइंट में एक को, जैसे आज हम आरसीसी डालते हैं उसी प्रकार से ये लोग क्या करते थे, संयुक्त रूप से अपने मकान की छत को, जितनी बड़ी इनके मकान की जो छत होती थी ना, उनको एक साथ बना देते थे। और बनाने के पश्चात ये लोग क्या करते थे, ये छत एक साथ बन गई, यानी कि पूरे 300 गज में एक ही मकान बना दिया। कहने का मतलब ये है 300 गज का एक पूरा मकान बना दिया। अब ये लोग क्या करते थे, इन मकानों का डिवाइडेशन करने के लिए, यानी कि अलग अलग पार्टों में विभाजित करने के लिए बीच में बांस की पर्दियां लगा दिया करते थे, ऐसे जैसे कि ये सामने के 4 मकान हो गए, इस साइड में आपका किचन हो गया, इस साइड में लेट बाथ हो गया, जो भी है बीच का एक छोटा सा एक इनका हॉल बच गया दोस्तों, ये इनका बरामदा हो गया। ये लोग ऐसे क्या करते थे कि पहले तो क्या करते थे कि संयुक्त रूप से एक ही मकान को बनाते थे, उसके बाद में बांस की पर्दी लगा करके अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते थे दोस्तों। तो ये हो गए मकानों की आकृति दोस्तों। एक सबसे बड़ी विशेषता और भी सामने देखने को मिल सकती है कि दोस्तों संयुक्त परिवार के अवशेष देखें, या संयुक्त परिवार की प्रथा की सभ्यता में, राजस्थान की किस सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही होगी। तो संयुक्त परिवार की अगर चर्चा करें दोस्तों, संयुक्त परिवार हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग संयुक्त परिवार में रहा करते होंगे, क्योंकि अपने पुरातत्ववेताओं को इस मकान में, जैसा कि ये एक संयुक्त मकान बनाते थे, अलग अलग भागों में उनको डिवाइड करते थे। इन एक मकान में क्या मिला, एक मकान था आहड़ सभ्यता का, जो एक मकान था, इस मकान में ये लोग क्या करते थे कि एक ही मकान में 4 से लेकर के 6 तक के चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं, एक ही मकान में 4 से 6 तक के चूल्हे मिले हैं, यानी एक मकान में 5-6 चूल्हा एक ही जगह अलग अलग बनाएड़ा मिले हैं। कहने का मतलब ये लोग संयुक्त परिवार में रहा करते होते होंगे, और जो लेडीज थी वो 4-5 लेडीज एक साथ खाना पकाती होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कहने का मतलब संयुक्त परिवार की प्रथा, अगर प्रश्न आया कि संयुक्त परिवार की प्रथा कहाँ को देखने को मिली, तो राजस्थान की आहड़ सभ्यता से, क्योंकि उन मकानों में 4 से 6 प्रकार के चूल्हे अपने को देखने को मिले हैं दोस्तों। एक बढ़िया क्वेश्चन और बन सकता है परिवार में,
अगर इनको मकानों में देखें परिवार में, तो इन मकानों में हमें गोरे और कोठे, बिल्कुल सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा है कि गोरे और कोठे क्या है, गोरे और कोठे क्या थे या किस सभ्यता की देन थी। गोरे और कोठे, गोरे और कोठे, कोठे क्या होते हैं दोस्तों, गोरे क्या होता है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा अपने मकानों में, जो पुराने मकान है, जो भी है, जो पुराने जो लोग थे अपने दादी दादा, उनके जो गोरे और कोठे हुआ करते थे। जैसे कि कोठी ओबरी जनाभा बोला करता, अनाज डालने की जो ओबरी होती थी, उसमें मिट्टी का ऐसे लेप लगा दिया करते थे। मिट्टी का लेप कर करके जो अनाज डालते थे, जिसमें अनाज खराब नहीं होता था, तो ये लोग भी क्या करते थे, अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए गोरे और कोठे बना दिया करते थे। गोरे और कोठों में इनका अनाज मिला है, तो कहने का मतलब ये है। तो अनाज रखने के दो साधन थे, एक का नाम था गोरा, दूसरे का नाम कोठा। तो गोरे और कोठे कहाँ मिले, क्वेश्चन आता है कि किस सभ्यता में गोरे और कोठे मिले, तो आहट सभ्यता में गोरे और कोठे हमें देखने को मिले दोस्तों। हो गया अपना इतना। उपनाम हो गया दोस्तों, समय हो गया, अवशेषों में अपना मकान हो गया, क्या हो गया, मकान हो गया। अब देखिए दोस्तों, आकार हमने देख लिया कि ये लोग ढाल नुमा आकार के ये लोग मकान बनाते थे। संयुक्त परिवार हमने देख लिया। मर्द भांडों की अगर अब चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, अवशेषों में मर्द भांडों की चर्चा करेंगे कि आहड़ सभ्यता के जो मर्द भांड हमें देखने को मिले, मर्द भांड, आहड़ सभ्यता के जो मर्द भांड थे वो किस प्रकार के मर्द भांड मिले थे। ये लोग जो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मर्द भांडों में किस प्रकार के मर्द भांड बनाते थे और कौन कौन से वो मर्द भांड बनाते होंगे, वो सब देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये लोग क्या करते थे, मर्द भांडों में ब्लैक एंड रेड प्रकार की आकृति के मकान जो कहाँ से देखने को मिले हैं, तो आहड़ सभ्यता थे। कहाँ से, आहड़ सभ्यता से। जैसे देखा जाए मर्द भांडों में, तो ब्लैक एंड रेड वियर, यानी कि ब्लैक यानी काला, रेड यानी लाल, वियर यानी भांड, मर्द भांड, क्या हो गया, भांड। तो कहने का मतलब अगर संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो लाल व आधारित, काले को कृष्ण कहते हैं, लाल को लोहित कहते हैं, अलग अलग बिल्कुल संधि के हिसाब से बताऊंगा आपको। और भांड का मर्दभांड हो गया। तो कर्षण लोहित मर्दभांड है वो कहाँ से देखने को मिले, तो ब्लैक एंड रेड वियर, जिसको कहा जाता है कर्षण लोहित मर्दभांड। क्या कहा जाता है, कर्षण लोहित मर्दभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्षण लोहित मर्दभांड देखने को कहाँ से मिले, तो आहड़ सभ्यता से कर्षण लोहित मर्दभांड है वो हमें यहाँ से देखने को मिले थे। आगे बात करें, अब देखिए दोस्तों, कर्षण लोहित मर्दभांड हो गया अपना। अब इसमें क्या था, ये जो मर्दभांड थे ये चाक पर बनाए जाते थे दोस्तों। ये लोग आहड़वासी इन मकानों को किस पर बनाते थे, तो दोस्तों इन मकानों को ये लोग जो हैं चाक पर बनाते थे। जैसे कि आज की भी अगर कुंभकार जाति को हम देखें तो वो भी अपने मर्दभांडों को चाक पर ही बनाती है। ऐसे गोल गोल सा होता है एक पहिया, उस पर माटी डाली जाती है और अलग अलग अपने प्रकार के वो मर्दभांड बनाते हैं। तो ये लोग क्या थे कि ये लोग हैं वो चाक पर इन मकानों को, अब इन मर्द भांडों को बनाते थे। किस पे बनाते थे, चाक पर बनाते थे। अब इसमें हमें एक मर्द भांड ऐसा देखने को मिला दोस्तों, कैसा देखने को मिला कि एक मर्द भांड ऐसा था, ब्लैक एंड रेडवियर कर्षण लोहित मर्दभांडों में अगर देखा जाए तो उसमें एक मर्दभांड ऐसा मिला जिनके ऊपर धान के चिन्ह थे दोस्तों। किसके चिन्ह थे, दाहान, दाहान यानी चावल दोस्तों, चावल का जो छोटा पौधा होता है, तो दाहान के चिन्ह हमें देखने को मिले एक मर्दभांड पर। एक पर नहीं, अनेक पर मिला, हमने देखने को मिले थे। यानी कि धान के चिन्ह हमें देखने को कहां से मिले दोस्तों, तो धान के चिन्ह ब्लैक एंड रेड वियर कर्षण लोहित जो मर्दभांड थे, उन मर्दभांडों पर हमें धान के चिन्ह देखने को मिले। जो ये लोग चाक पर अपने जो मर्दभांड बनाते थे उसमें धान के चिन्ह हमें देखने को मिले। कैसे चिन्ह, धान के चिन्ह हमें देखने को मिले। लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये लोग जो हैं धान के चिन्ह तो बना दिए, लेकिन इस सभ्यता से क्या नहीं मिला अपने को, चावल के अवशेष नहीं मिले। क्या नहीं मिला, चावल के कोई भी चावल का
इस सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से चावल का कोई अवशेष नहीं मिला। कोई अवशेष नहीं मिला। किसका? चावल का कोई अवशेष हमें देखने को नहीं मिला है दोस्तों। मार्कर में थोड़ी सी स्याही कम है दोस्तों, अगली क्लास में बिल्कुल सुधार हो जाएगा। अब देखा जाए तो धान के चिन्ह हमें यहाँ से देखने को मिले। ब्लैक एंड रेड वियर जो मर्दभांड थे उसमें अनेक मर्दभांडों पे हमें धान के चिन्ह देखने को मिले, लेकिन चावल का कोई अवशेष हमें यहाँ से देखने को नहीं मिला दोस्तों। लेकिन तीसरा क्वेश्चन मेरा फिर से है कि ये लोग जो हैं वो चावल की फसल से परिचित थे दोस्तों। चावल की फसल से ये लोग परिचित थे, यानी कि आहड़वासी जो हैं वो चावल की फसल से, बिल्कुल से चावल की फसल से ये लोग परिचित थे। आपका फिर से क्वेश्चन होगा कि सर जब इन लोगों को चावल का यहाँ से हमें पुरातत्ववेताओं को एक भी चावल का अवशेष हमें यहाँ से नहीं मिला, तो दोस्तों चावल की फसल से, सर ये चावल की फसल से परिचित क्यों थे? बिल्कुल आपका बात भी जायज है यहाँ से कि परिचित क्यों थे ये लोग, चावल की फसल से परिचित क्यों थे, जबकि चावल के हमें यहाँ से कोई अवशेष ही नहीं मिला और मर्दभांडों पर धान के चिन्ह मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं? मर्दभांडों पर धान के चिन्ह मिले हैं। तभी तो हम कह रहे हैं जब मर्दभांडों पर धान के चिन्ह मिले थे तो हमने अनुमान लगाया दोस्तों कि मर्दभांडों पर जब धान के चिन्ह मिले हैं तो ये लोग शायद चावल की फसल से तो 100% ही ये लोग परिचित थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमें यहाँ से चावल का कोई अवशेष नहीं मिला दोस्तों। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हमें पुरातत्ववेताओं को कोई भी अवशेष हमें यहाँ से देखने को नहीं मिला। बिल्कुल दोस्तों RS प्री में ये प्रश्न आया हुआ है, आप ओल्ड पेपर है उनको उठाकर देखोगे तो RS प्री में इस प्रश्न को पूछा गया था। सुमेलित करो में ये प्रश्न आया था कि कौन सा सुमेलित है, बिल्कुल से सही तथ्य कौन सा है दोस्तों। क्वेश्चन आप बना सकते हो, मैं बना दूंगा। देखिए दोस्तों ये सभ्यता अपनी पूरी हो जाएगी, 2-4 लेक्चर और होंगे, उसके बाद में इनके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है उनको आप दोहराते रहो, या फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर सभ्यता से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बिल्कुल से रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों। एक आता दोस्तों अपना कि टेराकोटा क्या था। आहड़ सभ्यता में टेराकोटा क्या था दोस्तों? क्या था? टेराकोटा। टेराकोटा का नाम आता आपको देखने को मिलेगा, टेराकोटा। क्या? टेराकोटा। तो टेराकोटा क्या था? तो देखिए दोस्तों टेराकोटा एक मिट्टी का नाम है। टेराकोटा मिट्टी से, टेराकोटा मिट्टी से, टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ, टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ वर्षभ, क्या? वर्षभ या जिसको बैल कहते हैं, वर्षभ या बैल बना हुआ है। टेराकोटा क्या था? क्वेश्चन आएगा कि टेराकोटा क्या है। आहड़ सभ्यता में टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ हमें वर्षभ व बैल मिला। अर्थात ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि टेराकोटा मिट्टी से बना हुआ वर्षभ या बैल की जो बैल है वो कहाँ देखने को मिला दोस्तों? आहड़ सभ्यता से देखने को मिला। कहाँ से मिला? तो राजस्थान की आहड़ सभ्यता उदयपुर से हमें देखने को मिला। SD सांखलिया जो अपने जो थे, SD सांखलिया, हंसमुख धीरज लाल सांखलिया ने, अब दोस्तों हंसमुख धीरज लाल सांखलिया ने इस टेराकोटा पद्धति को आधार थे, इस टेराकोटा से बना हुआ जो बैल था, इस टेराकोटा से बना हुआ बैल था, उसको बनासियन बुल नाम दिया। क्या नाम दिया? बनासियन बुल नाम दिया है टेराकोटा को। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करें मोहर और मुद्रा। क्या मिला हमें यहाँ से? मोहर कितनी मिली और मुद्रा क्या क्या थी? तो सबसे पहले बात करें मुद्रा की। यहाँ से दोस्तों हमें मुद्रा और मोहर, मुद्रा और मोहर, तो मुद्रा मिली 3 दोस्तों, जबकि मोहर मिली 6 हमें। मुद्रा मिली है 3। आहड़ सभ्यता से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आहड़ सभ्यता से कितनी मुद्रा मिली और कितने मोहर मिले। मोहर मिले यानी कि 3 तो मोहर मिले, जबकि 6 हमें यहाँ से क्या मिली है दोस्तों? मुद्रा मिली है। 6 मुद्राओं में से एक ऐसी मुद्रा थी दोस्तों, 6 में से एक ऐसी मुद्रा हमें यहाँ से देखने को मिली जिसके एक साइड में, 6 मुद्राओं में से एक मुद्रा ऐसी थी जिसके एक तरफ त्रिशूल था। क्या था दोस्तों? 6 मुद्राओं में एक मुद्रा ऐसी थी जिसके एक तरफ
त्रिशूल बना हुआ था। त्रिशूल की आकृति थी, किसकी? त्रिशूल की आकृति थी एक साइड में। तो दोस्तों क्लियर। दूसरी तरफ ये था कि जो ये मुद्रा है उसमें एक साइड में तो त्रिशूल की आकृति, लेकिन दूसरी तरफ यूनानी देवता, यूनानी, दूसरी तरफ क्या था? यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो जो था, यूनानी देवता अपोलो की आकृति बनी हुई थी। किसकी? यूनानी देवता अपोलो की आकृति थी दोस्तों, यूनानी देवता अपोलो की आकृति। अब देखिए दोस्तों, यूनानी देवता अपोलो की जो आकृति थी, इससे भी कुछ हमें देखने को मिला। यूनानी देवता जो अपोलो था, कौन था? यूनानी देवता जो अपोलो था, उसके एक हाथ में था क्या? तीर। यूनानी देवता अपोलो के एक हाथ में तीर था। क्या था? एक हाथ में तीर था, जबकि दूसरे हाथ में, या पीछे इस तीर के एक हाथ में जब तीर था और पीछे तरकस लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था दोस्तों? जो तीर डालने का जो साधन होता है ना पीछे, उस उनके पीछे तरकस लगा हुआ था। तो आहड़ सभ्यता से तीर के अवशेष कहाँ से मिले? जिनमें पीछे तरकस लगा हुआ मिला है, वो आहड़ सभ्यता से मिला अपने को। पीछे तरकस लगा हुआ था। हो गया अपना क्लियर। अब क्या है कि जो यूनानी देवता थे, इनकी अपोलो की आकृति थी। अब मुद्रा में, अगर ये मुद्रा है, जैसे कि ये मुद्रा थी, क्या थी? ये जो मुद्रा थी, इनके जो साइडों में किनारों किनारों पे यूनानी भाषा लिखी हुई थी। कौन सी भाषा? इस मुद्रा के साइड साइड में क्या, कौन सी भाषा लिखी थी? तो दोस्तों यूनानी भाषा हमें यहाँ से देखने को मिली। कौन सी भाषा? यूनानी भाषा हमें यहाँ से देखने को मिली दोस्तों। और जो मोहर की, अगर मोहर की मैं बात करूं दोस्तों, तो मोहर की संख्या याद रखनी है आपको। केवल कितनी संख्या थी मोहर में? तो मोहर में संख्या मात्र 3 थी। कितनी थी? 3 थी। अब देखिए दोस्तों, ताम्र उपकरण क्या है? ताम्र उपकरण। अगला जो हमें अवशेष देखने को मिला आहड़ सभ्यता से, उसमें बात करेंगे ताम्र उपकरण की। किसकी बात करेंगे? ताम्र उपकरण की। कितने उपकरण आहड़ सभ्यता से हमें देखने को मिले दोस्तों? तो अलग अलग क्या है कि 5 से 6 जो वस्तुएं हमें यहाँ से देखने को मिली, यानी कि उपकरण देखने को मिला। सबसे पहले बात अगर देखा जाए तो हमें एक तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली। एक बात कहाँ से मिली तांबे की कुल्हाड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्र कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? तो आहड़ सभ्यता से ताम्र कुल्हाड़ी हमें यहाँ से देखने को मिली। तांबे की अंगूठी मिली दोस्तों, और तांबे की चूड़ियाँ हमें यहाँ से देखने को मिली। तीसरी बात, ताम्र की चद्दर हमें यहाँ से देखने को मिली, और ताम्र मल के अवशेष हमें यहाँ से मिले। ताम्र मल गलाने की जो भट्टियाँ होती थी, तांबा गलाने की भट्टिया के बाद में जो अवशिष्ट जो हुआ करता था, उनको ताम्र मल कहा जाता था दोस्तों। ये हो गए अपने ताम्र के उपकरण। ताम्र उपकरण के बाद में दोस्तों लोहे के उपकरण हमें यहाँ से कितने मिले? तो लोहे के उपकरणों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लोहे के उपकरण कितने मिले? तो लोहे उपकरण कि आहड़ सभ्यता के अंतर्गत लोहे के कितने उपकरण मिले? जब ये ताम्र युगीन ही सभ्यता थी, तो यहां से लोहे का क्या मतलब था? तो लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण दोस्तों, लोहे के उपकरण कितने देखने को मिले दोस्तों? तो 79 कर दो। कितने करोगे? आहड़ सभ्यता से लोहे के उपकरण कितने देखने को मिले दोस्तों? ये आप क्वेश्चन आएगा कि आहड़ सभ्यता से सुमेलित क्रम में अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो सुमेलित क्रम में यहाँ से मिल सकता है कि यहाँ से हमें ताम्र की वस्तु ये मिली, और लोहे के उपकरण हमें 79 मिले, 89 मिले। कौन सा सही है, कौन सा तथ्य गलत है? इस प्रकार से सुमेलित क्रम में ए और बी सही है, बी और सी सही है, इस प्रकार से जो आर ए का स्पष्ट व्याख्या करता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन बड़े वाला लेवल पर जो क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ से बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल से ध्यान रखोगे और अलग से अपने शॉर्ट्स नोट्स में डालोगे इनको कि आहड़ सभ्यता से लोहे के कितने उपकरण मिले दोस्तों? तो 79 उपकरण मिले। कितने मिले? 79 उपकरण यहाँ से हमें देखने को मिले दोस्तों। अभी क्या हुआ, जब 79 उपकरण हमें यहाँ से देखने को मिले, 79 जब उपकरण हमें यहाँ से मिले दोस्तों, तब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा कि जब ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ 79 उपकरण जब यहाँ लोहे के मिले हैं, तो कहा कि गोपीनाथ शर्मा का कथन है, यानी कि एक स्टेटमेंट आता है गोपीनाथ शर्मा का। किसका?
गोपीनाथ शर्मा जी का एक स्टेटमेंट आता है, यानी कि कथन कहना है उनका ये कहना है, शर्मा जी कहते हैं कि आहार सभ्यता भले ही ताम्र युगीन सभ्यता रही होगी। क्या कहा गोपीनाथ शर्मा जी ने कि आहार सभ्यता भले ही ताम्र युगीन सभ्यता रही होगी, लेकिन ये सभ्यता जो है लोह युगीन तक, यानी कि लोह युग तक ये विकसित अवस्था में थी। किसमें थी? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि आहार सभ्यता जो है वो ताम्र युगीन अवस्था थी। क्या थी? आहार सभ्यता ताम्र युगीन अवस्था थी। लिखो, गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि आहार सभ्यता ताम्र युगीन अवस्था थी, लेकिन लोह युग तक विकसित अवस्था में थी। लोह युगीन तक विकसित अवस्था में थी दोस्तों। कैसी थी? लोह युग तक विकसित अवस्था में थी दोस्तों। बिल्कुल सही का मैं मार्कर में अब नहीं डालूंगा दोस्तों, अगली क्लास में सुधार होगा। तो लोह युगीन तक ये क्या थी? विकसित अवस्था में थी दोस्तों। हो गया गोपीनाथ शर्मा जी का कथन। तो किस सभ्यता के बारे में कहा कि आहार सभ्यता थी वो ताम्र युगीन थी, लेकिन लोह युगीन तक ये विकसित अवस्था में थी। क्योंकि गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का टाइम पीरियड जो माना है वो आपको पता होगा, पहले बताया दिया कि 1900 से 1200 BC तक गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का टाइम पीरियड माना है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा का कह दिया। अब देखिए दोस्तों, हमें यहां से माला, कौन कौन सी माला मिली? आहार सभ्यता से मालाओं की अगर चर्चा करें, किसकी? मालाओं की, क्या क्या मिला हमें मालाओं के अंतर्गत? तो देखिए दोस्तों, एक तो गोल मणियों की माला हमें यहाँ से देखने को मिली। क्या मिली? गोल मणियों की। एक तो लिखो कि आहार सभ्यता से जो माला मिली उसमें गोल मणियों की माला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको पता लगेगा कि जो ओल्ड पेपर है उसमें क्या क्या पूछा हुआ है। बिल्कुल ओल्ड पेपर के आधार पर, आज का जो लेक्चर है वो ओल्ड पेपर के आधार पर, यही समझो आप। तो गोल मणियों की माला कहां से देखने को मिली? तो गोल मणियों की जो माला है वो आहार सभ्यता से हमें एक तो गोल मणियों की माला मिली। दूसरी बात ये है दोस्तों, सीप और मूंगे की माला मिली। किसकी? सीप और मूंगा। सीप और मूंगा की माला मिली, जो समुद्रों में बनासियन नदी के